सुल्तानपुर एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में रहता था माधव, एक लकड़हारा। माधव रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटकर वहां से लाता और बाजार में बेच देता। माँ थी उसके पास देवकी और था एक सच्चा दोस्त राघव। बस इतना ही था उसका संसार। लेकिन कुछ महीनों से उस संसार में एक नाम और जुड़ गया था, राधा। राधा, अब ज्यादा दिन नहीं, जल्द ही हमारा विवाह हो जाएगा। मैं तुम्हारे पिता से बात कर लूंगा। इतने यकीन से कहते हो? हाँ, और क्यों ना कहूं। मैंने ठान लिया है, लकड़ियां बेचूंगा और जमा करूंगा और फिर तुम्हारे घर वालों के सामने जाऊंगा और तुम्हारे पिताजी को मना लूंगा। मुझे इतना यकीन तो है अपने प्यार पर। और अगर मना कर दिया तो? बोल दिया तो कि नहीं होगी शादी, पसंद नहीं आए तो मनाऊंगा, पर हार नहीं मानूंगा। थोड़ी देर चुप्पी रही। सोच राधा, माँ होगी, तू होगी और हम तीनों का एक छोटा सा घर। सुबह माँ चूल्हे पर रोटी बनाएगी, तू उसके पास बैठी होगी और मैं बाहर से आऊंगा तो दोनों की आवाज सुनकर मेरी सारी थकान उतर जाएगी। दोनों हंसे। उस जंगल की खामोशी में वो हंसी बहुत मीठी लगी। पास से बलबीर गुजर रहा था, सुल्तानपुर का बलबीर। उसकी नजर पड़ी माधव और राधा पर। उसको बहुत जलन हुई क्योंकि वह राधा को पसंद करता था। वह गुस्से से बोला, राधा, इस लकड़हारे माधव के साथ मैं हमेशा राधा से विवाह करने की योजनाएं बनाता हूँ और ये माधव, ये साधारण सा लकड़हारा, ये मेरे रास्ते में आ जाता है। पता नहीं क्या दिखता है राधा को इसमें। मैं हमेशा इसको बोलता हूँ कि इसे छोड़ दे, मेरे पास आ जा, लेकिन ये राधा मानती नहीं है। चलो, कुछ ना कुछ तो इस माधव का सोचना पड़ेगा, वरना ये ले जाएगा मेरी राधा को। वो वहां से चल दिया, तेज कदमों से। मन में आग जल रही थी। देख लूंगा मैं तुम दोनों को। राधा सिर्फ मेरी होगी, सिर्फ मेरी। अगर माधव रास्ते से हट जाए तो राधा सिर्फ मेरी होगी। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इस माधव का। मेरा सर दर्द बन गया है, हर बार रास्ते में आ जाता है, मेरी और राधा के बीच में। फिर होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान आई। हटाना पड़ेगा मुझे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये राधा उस माधव की हो जाएगी। मैं कुछ भी करके उसका नहीं बनने दूंगा। इधर मीरा अपनी सहेली राधा का इंतजार कर रही थी। सेठ करोड़ीमल की बेटी, सुल्तानपुर की सबसे संपन्न लड़की। पर मन का हाल अलग था। जब से माधव को देखा था, कुछ बदल गया था उसके भीतर। एक ऐसा लड़का जिसे उसने कभी पाने की उम्मीद नहीं की, फिर भी उसके सपनों में आ जाता था। राधा दौड़ती हुई आई। राधा, कितनी देर लगा दी, कब से खड़ी हूँ यहाँ। कितनी बात करती हो तुम। ये नहीं मैं यहाँ खड़ी हूँ इतने देर से कि जल्दी आ जाऊं। अरे बस थोड़ी देर ही तो हुई है मीरा, तुम इतना जल्दी जल्दी क्यों करती रहती हो? घर चल जल्दी, नहीं तो अम्मा की डांट पड़ेगी। फिर वो मुझे ही बोलेंगी कि कहाँ ले गई थी मेरी बच्ची के। उनको ये तो पता नहीं है कि तू उस माधव से मिलने आती है, इतनी बातें करती हैं। पता नहीं क्या बातें करती रहती है, मुझे तो समझ ही नहीं आता है। चल जल्दी घर अब। हाँ हाँ चलती हूँ, अभी चलती हूँ, तो इतना गुस्सा मत कर। दोनों चल दी। मीरा के कदम आगे बढ़ रहे थे, पर मन कहीं पीछे रह गया। लेकिन एक बात थी जो मीरा अपने दिल में ही छुपाए बैठी थी। वो भी माधव से प्रेम करती थी। ये राज उसने कभी राधा को नहीं बताया। फिर मीरा ताने मारते हुए बोली, राधा, तू हमेशा इतनी देर क्यों करती है? ठीक है, तू तो जानती ही है, अगर मैं ज्यादा देर इस धूप में खड़ी रही ना तो तेरी तरह मेरी सुंदरता भी फीकी पड़ जाएगी। चल जल्दी जल्दी घर पहुंच जाते हैं। मीरा घर पहुंच जाती है। घर पहुंचकर मीरा सोचने लगती है, क्या करूं मैं? माधव मुझे पसंद है, पता नहीं वो उस राधा से ही क्यों बात करता है। उसमें पता नहीं उसने क्या देख लिया है। वो इतनी गरीब, मैं इतनी अमीर हूँ, लेकिन उस राधा में पता नहीं ऐसा क्या है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं ऐसा। एक काम करती हूँ, पिताजी से बोलकर देखती हूँ, शायद वो कुछ तरकीब निकाल दें। चलो देखती हूँ पिताजी से बात करके। पिताजी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो बेटी, क्या बात है? तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? आज से पहला तो मैंने तुम्हें इतना घबराया हुआ नहीं देखा। आज क्या हुआ तुम्हें बेटी?
तबीयत तो ठीक है ना? हाँ पिताजी, मेरी तबीयत तो ठीक है। कुछ और बात है। पहले आप वादा करो कि जो भी मैं मांगूंगी वो आप पूरा करोगे, चाहे वो कुछ भी हो, तभी मैं बताऊंगी। हर ख्वाहिश पूरी करी तो है बेटी। चलो ठीक है, करूंगा मैं पूरी। बोलोगी? अब बताओ क्या बात है? पिताजी, वो जो माधव है ना, मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन वो मेरी दोस्त राधा से प्यार करता है। मुझे कुछ भी करके उसी से शादी करनी है। बेटी, तुम ये क्या बोल रही हो? अगर वो राधा से प्यार करता है तो वो तुमसे कैसे करेगा शादी? बेटी, मैं तुम्हारी शादी एक अमीर घर में करवा दूंगा, जहां तुम आराम से अपनी जिंदगी बिता सकती हो। उसको भूल जाओ बेटी, वैसे भी वो किसी और को पसंद करता है। नहीं पिताजी, मुझे कुछ भी करके उस माधव से ही शादी करनी है। मैं कुछ नहीं जानती, आप कुछ भी करो, बस मैं उसी से करूंगी शादी। मेरी भी जिद है, अगर आप उसे शादी नहीं करवाओगे तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, समझे आप? चलो ठीक है बेटी, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। तुम्हारी शादी उस माधव से ही करवाऊंगा। अब तो खुश हो ना? जाओ आराम करो तुम। धन्यवाद पिताजी। मीरा वहां से खुशी खुशी चली जाती है। फिर करोड़ीमल सोचने लगता है, क्या करूं मैं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। पता नहीं मेरी बेटी ने उस माधव में ऐसा क्या देख लिया। वो तो एक गरीब लकड़हारा है, और वो उस राधा से प्यार करता है, तो कैसे करेगा शादी? अब मेरी बेटी ने सोच लिया है शादी करने का उस माधव से, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब कैसे भी करते मुझे उस माधव से अपनी बेटी की शादी करवानी पड़ेगी। करोड़ीमल ने अपने नौकर को तुरंत बुलाकर कहता है, सुनो शंभू, तुम गोपी के घर जाओ और जैसा मैं बोल रहा हूं उसे वैसे ही बोलना कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं उतने दूंगा उसे। उसको बस मेरी लड़की मीरा से शादी करनी है। शायद लालच में कर ले वो मीरा से शादी। जाओ उसके पास। शंभू तुरंत माधव के घर की ओर निकल गया। अरे शंभू भाई, आज तुम हमारे घर पर आए हो? क्या बात है? कुछ काम था तो मुझे बुला लेते। मुझे काम नहीं था, मुझे सेठ जी ने भेजा है। अरे सेठ जी ने भेजा है? बोलो क्या काम है? लकड़ियां चाहिए क्या सेठ जी को? मुझे बता देते, मैं खुद आ जाता लकड़ियां लेकर। यहां मुझसे कुछ गलती हो गई है क्या? बताओ। अरे नहीं नहीं, लकड़ियां नहीं चाहिए और ना ही तुमसे कोई गलती हुई है। सेठ जी बोल रहे थे कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो देंगे। सेठ जी पैसे देंगे? लेकिन क्यों? मुझे क्यों पैसे देंगे? अरे पूरी बात तो सुन लो। सेठ जी बोल रहे थे कि जितने पैसे चाहिए उतने तुम्हें दे देंगे, लेकिन एक शर्त है कि तुम्हें उनकी बेटी मीरा से शादी करनी होगी। मीरा से? मैं तो बहुत गरीब हूं। मैं तो बस लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करता हूं। सेठ जी ने मुझे क्यों चुना मीरा के साथ शादी करने के लिए? ये सब मुझे नहीं पता, बस तुम बताओ, करोगे ना शादी मीरा से? अरे शंभू भाई, मैं राधा से प्यार करता हूं। मैं मीरा से कैसे कर सकता हूं शादी? मैंने राधा से वादा किया है कि मैं उसी से शादी करूंगा। मैं नहीं कर सकता हूं मीरा से शादी। मीरा को तो पता है कि मैं राधा से शादी करना चाहता हूं। ठीक है, मैं सेठ जी को बोल देता हूँ। शंभू तुरंत सेठ के पास गया। सेठ जी, माधव मना कर रहा है। वो बोल रहा था कि मैं राधा से प्यार करता हूँ, उसी से शादी करूंगा। उसकी इतनी हिम्मत जो मुझे मना कर रहा है? ठीक है, चल जा तू, मैं देखता हूं। मैं कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा इस माधव का। कुछ दिनों बाद बलवीर अपने घर के बाहर बैठा था। तभी गांव के मुखिया जी उधर से गुजरे और रुक गए। बलवीर, सेठ करोड़ीमल जी ने बुलाया है तुम्हें। अभी हवेली पर जाओ, वो बोल रहे हैं बहुत जरूरी काम है। सेठ जी ने? ठीक है मुखिया जी, अभी जाता हूँ। आज पता नहीं कैसे बुला लिया सेठ ने। कुछ जरूरी ही काम होगा तभी बुला रहे हैं। हाँ शायद। चलो ठीक है मुखिया जी, मैं जाता हूँ तुरंत। मुखिया जी आगे बढ़ गए। बलवीर हवेली की तरफ चल दिया, मन में सोचते हुए कि आखिर सेठ जी को उससे क्या काम पड़ गया। शाम के वक्त सेठ करोड़ीमल की हवेली का दरवाजा बंद था। बलवीर अंदर बुलाया गया था। कहिए सेठ जी, कैसे याद किया? आज क्या जरूरी काम था आपको? फिर सेठ जी बोले, मुझे तुमसे एक काम करवाना है बलवीर, पर ये बात इन्हीं चार दीवारों के बीच रहनी चाहिए। बलवीर ने एक पल सोचा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। वो मन ही मन बहुत ही खुश था।
अगर फायदा मेरा भी हो तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे काम के लिए कुछ पैसे चाहिए, तभी मैं करूंगा। फिर सेठ ने बलवीर को सारी बात बताई। ठीक है बलवीर, ये बात तो किसी को मत बताइयो। सेठ जी, मैं इसके लिए पैसे नहीं लूंगा। क्यों, क्या हुआ बलवीर? मैं ज्यादा दे दूंगा पैसे। जितना तू बोलेगा मैं उतना देने के लिए तैयार हूं अपनी बेटी के लिए। तुम बस कुछ भी करके मदद कर दो, जो तुम बोलोगे मैं वो कर दूंगा। नहीं सेठ जी, वो बात नहीं है। मैं राधा को पसंद करता हूं। मैं तो कुछ ना कुछ सोच ही रहा था। अब सही है, अब मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। मैं फिर राधा से शादी कर सकता हूं। इसलिए मैं इस काम के पैसे नहीं लूंगा। अच्छा, चलो ठीक है। और सुनो, उसके पास मैंने भेजा था अपने नौकर को, लेकिन उसने मना कर दिया पैसे लेने के लिए। कुछ और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ठीक है सेठ जी, मैं कुछ सोचता हूँ। वैसे भी उसे कभी ना कभी तो जरूरत पड़ेगी ना पैसों की। जब देखता हूँ, वरना कुछ और ही सोचना पड़ेगा। सुबह माधव जंगल में लकड़ियां काटने निकल जाता है। लकड़ियां काटते काटते राधा माधव के पास आती है। वो हर रोज मिलने आती है माधव से। राधा, मैंने सोच लिया है, इस बार जो लकड़ियां बिकेंगी वो पैसे जमा करूंगा और फिर तुम्हारे घर वालों के सामने जाऊंगा। और अगर उन्होंने मना कर दिया? तो मनाऊंगा। तुम बार बार मत बोला करो राधा, मैं तुमसे विवाह करके ही मानूंगा, ये मेरा वादा है। राधा की आंखें भर आईं। उसने नजरें झुका लीं। मेरा भी वादा है माधव, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सिर्फ तुमसे विवाह करूंगी, सिर्फ तुमसे, वरना मैं किसी और से नहीं करूंगी विवाह। कुछ दिन यूं ही बीत गए। माधव रोज की तरह लकड़ियां काटता, बेचता और घर लौटता। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। पर एक सुबह सब कुछ बदल गया। माधव उठा तो देखा मां चारपाई पर पड़ी है। चेहरा पीला, सांसें भारी, आंखें बंद। माँ, आंखें खोलिए माँ। माँ, आपकी ज्यादा तबीयत खराब हो गई है क्या? कुछ तो बोलिए, क्या हुआ है? देवकी ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। तुम यहीं तो हो ना बेटा? मुझे लग रहा है मेरी आखिरी सांसें चल रही हैं बेटा। तुम अपना ध्यान रखना। अगर मुझे कुछ हो गया तो अपनी शादी एक अच्छी लड़की से करना बेटा। माँ, आप ऐसा मत बोलिए, आपको कुछ नहीं होगा। आप लेटी रहिए, मैं अभी वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ। माधव तेज कदमों से दौड़ा। देर नहीं लगाई, थोड़ी ही देर में वैद्य जी को साथ लेकर वापस आ गया। वैद्य जी ने देवकी की नब्ज देखी, आंखें देखी, माथा छुआ, फिर उठकर एक तरफ हो गए। माधव, तुम्हारी माता की हालत ठीक नहीं है। इलाज हो सकता है, पर इसके लिए बहुत धन की आवश्यकता होगी। कितना धन वैद्य जी? कम से कम 100 स्वर्ण मुद्राएं लगेंगी। माधव के पैरों तली जमीन खिसक गई। 100 मुद्राएं? वैद्य जी, मैं तो महीने भर लकड़ियां काटकर मुश्किल से 1-2 मुद्राएं जमा कर पाता हूँ। इतना धन कहाँ से लाऊंगा? मैं तो किसी को जानता भी नहीं हूं जो मुझे इतना धन दे पाए। अब मैं किससे उधार लूंगा? देखो बेटा, मैं तो सच बता रहा हूं। जितनी जल्दी बंदोबस्त करोगे उतना अच्छा होगा। देरी हुई तो शायद मैं भी कुछ ना कर पाऊं। तो तुम जल्द से जल्द मुद्राएं का बंदोबस्त कर लो, वरना कुछ भी हो सकता है। वैद्य जी ये बोलकर वहां से चले गए। माधव वहीं खड़ा रहा। उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। वो सोच में पड़ गया। मैं इतनी बड़ी रकम कहां से लेकर आ पाऊंगा? मैं क्या करूं अब? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर माधव अपनी माँ से बोला, माँ, आप चिंता मत करो, मैं धन का बंदोबस्त करूंगा, कहीं से भी करूंगा, पर आपका इलाज जरूर होगा, ये मेरा वादा है आपसे। बेटा, तू इतना बोझ मत उठा। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुझे मेरे लिए चिंता करनी पड़े। हर किसी को तो मरना ही है। कोई बात नहीं बेटा, तू चिंता मत कर। नहीं करवाना है मुझे इलाज। माँ, आप ऐसा मत बोलो। आप बस ठीक हो जाइए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं आपका कैसे भी करके इलाज करवाऊंगा। आप मेरी माँ हो,
मैं आपको ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकता हूं। उस रात माधव सोया नहीं। बाहर अंधेरा था और भीतर भी। सुबह होते ही माधव घर से निकल पड़ा। मन में बस एक ही बात, कहीं से धन का बंदोबस्त करना है। कहाँ जाए, किससे मांगे, कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी सामने से यशोदा काकी आती दिखी। माधव, क्या हुआ बेटा? चेहरा देख तेरा रात भर सोया नहीं क्या? देवकी की तबीयत का सुना मैंने। वही बात है ना? तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे करके। माधव कुछ बोल नहीं पाया। वह अंदर से बहुत दुखी था। वह बस यही सोच रहा था कि माँ का इलाज करवाना है, बस किसी भी हालत में। माधव, जब तेरे पिता गए तू बहुत छोटा था, पर तेरी माँ ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। सुबह अंधेरे में उठती, लकड़ियां बेचती और शाम को तेरे लिए रोटी बनाती। कभी तुझे भूखा नहीं सोने दिया तेरी माँ ने। बहुत मेहनती है तुम्हारी माँ। अब तुम्हारा फर्ज है कि कुछ भी करके अपनी माँ का इलाज करवाओ। मैं जानता हूं काकी। एक बार मैंने खुद पूछा था देवकी से, इतनी तकलीफ है तुझे, तू कभी टूटती नहीं? तो बोली, यशोदा, रोंगी तो माधव क्या सीखेगा? मैं टूटी तो वो भी टूट जाएगा। मेरे बेटे को एक होनहार बच्चा बनना है। मेरा बेटा कभी मुझे देखकर टूटे ना। काकी, वैद्य जी ने 100 स्वर्ण मुद्राएं मांगी है, लेकिन मेरे पास तो है नहीं ना। मैं किसी से मांग सकता हूं? कौन देगा मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं? मैं जिसे भी जानता हूं वो खुद ही 1 या 2 स्वर्ण मुद्राएं कमाते हैं। वो कैसे देंगे? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। घबरा मत बेटा, जो माँ ने तेरे लिए किया अब उसका वक्त है। हिम्मत मत हारना, भगवान सब ठीक कर देगा। कुछ ना कुछ रास्ता तो दिखाएंगे भगवान। माधव का मन थोड़ा शांत हुआ। वह आगे बढ़ गया। कदमों में पहले से थोड़ी ताकत थी, पर रास्ता अभी लंबा था। माधव अभी रास्ते में ही था कि सामने से बलवीर आता दिखा। अरे माधव भाई, मैंने सुना है तुम्हारी माताजी की तबीयत बहुत गंभीर है, सच है क्या? हाँ बलवीर भाई, वैद्य जी ने 100 स्वर्ण मुद्राएं मांगी हैं। समझ नहीं आ रहा कहां से लाऊं। अरे तुम चिंता क्यों करते हो भाई? मैं हूं ना, तुम्हारी मदद करूंगा मैं। तुम परेशान मत हो, तुम मेरे दोस्त हो। तुम बलवीर भाई, उस दिन मैंने आपको बहुत डांट फटकार लगाई थी, बुरा तो नहीं लगा आपको? मुझे माफ करना, मैंने गुस्से से बोल दिया था। मुझे लगा था तुम राधा को छेड़ रहे हो, लेकिन तुम तो इतने भले इंसान हो। तुम तो भगवान के रूप में मेरी मदद करने आ गए। मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। अरे छोड़ो वो सब, वो बात अलग थी। अभी बात तुम्हारी माँ के इलाज की है। इसमें पीछे कैसे हट सकता हूं? तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। सच में बलवीर भाई, तुम बहुत अच्छे हो। बलबीर मुस्कुराया, पर वो मुस्कान दिल से नहीं थी। उसको एक मौका मिल गया था। वह इसी दिन का इंतजार कर रहा था। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सेठ करोड़ीमल जी के पास लेकर चलता हूं। मीरा के पिताजी हैं, समझे? वो 100 स्वर्ण मुद्राओं का बंदोबस्त कर देंगे। सेठ जी? पर वो मेरे जैसे लकड़हारे की मदद ही क्यों करेंगे? मैंने तो वैसे भी उनका दिल दुखाया है। करेंगे, पर एक शर्त है, बस वो शर्त पूरी कर देना। बहुत छोटी सी शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें मीरा से विवाह करना होगा, तभी 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। क्या? लेकिन बलवीर भाई, लेकिन कुछ नहीं माधव। तुमने अपनी माँ को बचाना है ना, उनके पास बहुत कम वक्त है। तुम्हें करवाना है कि नहीं अपनी माँ का इलाज? हाँ बोलना है तो बोलो, नहीं तो मैं चलता हूँ, मुझे और भी काम है। पर भाई, मैं राधा से प्रेम करता हूँ। हमने एक दूसरे से वादा किया है, मैं उसे कैसे? राधा? जाओ राधा के पास, मांग लो उससे स्वर्ण मुद्राएं। देगी वो? एक लकड़हारी की बेटी है, कहां से देगी? वो तुम्हें प्यार चाहिए या अपनी माँ चाहिए, तुम्हें बताओ। देख लो, और कोई तो तुम्हें पैसे देगा नहीं। बस एक ही मौका है तुम्हारे पास। अगर हाँ नहीं करी तो कैसे करवाओगे तुम अपनी माँ का इलाज? वरना कोई बात नहीं, मेरा क्या, मरेगी तुम्हारी माँ मरेगी, उसे मुझे क्या। जब तुम्हें ही अपनी माँ की फिक्र नहीं है, बस राधा राधा कर रहे हो, तो मांग लो उसी से। जितना लेट करोगे उतना ही दिक्कत होगी। जल्दी से सोच लो, बहुत कम वक्त है तुम्हारे पास सोचने का।
माधव चुप हो गया। बलवीर की बात चुभी पर झूठ भी नहीं थी। राधा के पास इतना धन कहाँ था? बलवीर ने देखा कि माधव सोच में पड़ गया है, थोड़ा नरम पड़ा। फिर बलवीर सहानुभूति देते हुए बोलने लगा, देखो माधव भाई, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। सोचो, एक तरफ तुम्हारी माँ है जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, दूसरी तरफ एक वादा है। अब तुम खुद तय करो, माँ को बचाना है या प्रेम निभाना है। फैसला तुम्हारा है। अगर मेरी मानो तो कर लो तुम शादी, तुम्हारे पास बहुत कम वक्त है। माधव के मन में जैसे तूफान आ गया। माँ का चेहरा याद आया, चारपाई पर पड़ी कमजोर सांसें लेती हुई, और राधा का चेहरा याद आया, पीपल के पेड़ के नीचे किया हुआ वादा। दोनों एक साथ नहीं हो सकते थे। आंखें भर आईं, गला रंध गया। ठीक है बलबीर भाई, जैसा तुम कहो, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। बलबीर के चेहरे पर एक जीत की मुस्कान आई। माधव वहीं खड़ा था। शरीर से तो वह वहां था, पर मन कहीं और चला गया था। उस पल उसे नहीं पता था कि उसने जो हाँ कहा है वो किसी की चाल का हिस्सा था, एक ऐसी चाल जो बहुत पहले से बुनी जा रही थी। विवाह से पहले माधव एक बार राधा से मिलने गया। राधा पीपल के पेड़ के पास खड़ी थी। माधव को देखते ही हंसी आई, पर उसका चेहरा देखकर हंसी रुक गई। माधव, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरे पास तुम्हारे लिए खुशी की खबर है। मैंने पिताजी से बात की, शादी की। मैंने तुम्हारे बारे में अपने पिताजी को बताया। उन्होंने हाँ कर दी है। हाँ, मैं तो बहुत खुश हूं। क्या हुआ माधव, तुम खुश नहीं हो क्या? अब हम शादी कर सकते हैं, जो हम इतने सालों से सोच रहे थे। राधा, मुझे माफ कर दे। माफी किस बात की? सीधे बताओ, क्या हुआ है? मुझसे क्यों मांग रहे हो तुम माफी? मैंने तुम्हें इतनी अच्छी खबर बताई, लेकिन तुम माफी मांग रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। माँ बहुत बीमार थी, 100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए थी, कोई रास्ता नहीं था। सेठ करोड़ीमल ने मदद की, पर उसकी एक शर्त थी, मीरा से विवाह करो। मैंने उन्हें हाँ कर दिया है। हाँ, मैं मीरा से शादी करूंगा, तुमसे मैं शादी नहीं कर सकता हूं। ये तुम क्या बोल रहे हो माधव? वे तो मेरी दोस्त है, उसे तो हमारे बारे में सब पता है कि हम शादी करेंगे। तो वो सब मुझे नहीं पता राधा, मुझे अपनी माँ का इलाज करवाना है। राधा जैसे पत्थर हो गई। माँ सामने मर रही थी राधा, मैं क्या करता? तू चाहे तो बुरा भला कह दे, पर सुन, मैंने धोखा नहीं दिया, मेरी मजबूरी थी। राधा ने आंसू पोंछे और टूटी हुई आवाज में बोली, तुमने गलत नहीं किया। माँ को बचाना था, बचाया, पर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हाँ, मैंने तो अपने पिताजी से बात कर ली थी, लेकिन तुम्हें अपनी माँ को भी तो बचाना था। और हाँ, मैंने वचन दिया था ना, मैं तुमसे शादी करूंगी, वरना मैं शादी नहीं करूंगी। मैं अब पूरी जिंदगी शादी नहीं करूंगी माधव। माधव के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप चला गया, पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि देखता तो शायद रुक जाता। माधव सेठ करोड़ीमल की हवेली पर गया, 100 स्वर्ण मुद्राएं ली और सीधे वैद्य जी के पास दौड़ा। इलाज शुरू हुआ और एक सुबह देवकी ने आंखें खोली, पहली से बेहतर। जब बलवीर को खबर मिली तो वो माधव के घर आया। माधव भाई, तुमने सही वक्त पर सही फैसला लिया। माँ भी बच गई और जिंदगी भी संवर गई। बुद्धिमानी यही होती है। चलो, सही है, अब खुशहाल जिंदगी बिताओगे। माधव ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्के से सिर हिला दिया। कुछ दिन बाद मीरा और माधव का विवाह हो गया। सेठ करोड़ीमल ने धूमधाम से विवाह कराया। हवेली सजी थी, लोग आए थे, सब कुछ था, पर माधव के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो किसी दूल्हे के चेहरे पर होनी चाहिए। विवाह के बाद माधव ने एक बात तय कर ली थी, जो हो गया सो हो गया। मीरा का कोई दोष नहीं था इसमें, वो एक निर्दोष लड़की थी। तो चाहे मन में जो भी हो, मीरा के साथ वो हमेशा अच्छे से पेश आएगा, और उसने वही किया।
मीरा को कभी एहसास नहीं होने दिया कि उसके मन में कुछ और है। मीरा देखती थी ये सब और मन ही मन खुश होती थी। तुम बहुत अच्छे हो माधव। तुम मेरी पत्नी हो मीरा, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। मीरा मुस्कुरा दी, पर माधव रात को जब अकेला होता तो एक चेहरा आंखों के सामने आ जाता था, एक वादा याद आ जाता था। विवाह के कुछ दिन तो ठीक से बीते, पर धीरे धीरे मीरा को समझ आने लगा कि यहाँ जिंदगी वैसी नहीं है जैसी वो सोचती थी। सेठ की बेटी थी, हवेली में पली थी और यहाँ एक छोटा सा घर था, सादा खाना था और सुबह से शाम तक तंगी थी। एक शाम माधव घर लौटा तो मीरा चुप बैठी थी। क्या हुआ मीरा, ठीक हो? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या या कुछ और दिक्कत है? माधव, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, सच में करती हूँ, पर हर रोज इस तंगी में जीना अब मुझसे सहा नहीं जाता। मैं समझता हूँ मीरा, पर मेरे पास जो है उसी में गुजारा करना होगा। लकड़ियाँ काटकर जितना भी मिलता है मैं सारा खर्च कर देता हूँ घर में। पर क्यों? पिताजी का इतना बड़ा कारोबार है, चली जाओ उनके पास, उनका व्यापार देख लो। कम से कम इज्जत से जिएंगे, ऐसे घुट घुट के नहीं जिएंगे हम। हमारा भी बड़ा सा घर होगा, महंगी सी साड़ी पहनूंगी, इतने में तो गुजारा नहीं हो पाता है। मीरा, मुझे उस कारोबार का ज्ञान नहीं है, जो काम आता है वही करूंगा। झूठी शान के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। लकड़ियां मैंने शुरू से काटी हैं, हमारा खानदानी काम है, मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। वैसे भी इस काम से 2 रोटी तो मिल ही जाती हैं, क्या लालच करना इतना। मीरा को जवाब पसंद नहीं आया। मीरा गरीबी से अंदर ही अंदर घुट रही थी। अगली सुबह माधव जल्दी उठा, कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की तरफ चल दिया, जैसे रोज जाता था। मीरा ने देखा और भौहें तन गई। फिर से जंगल? तुम्हें कोई और काम नहीं आता है क्या? बस यही करते रहोगी जिंदगी भर? मैं तो तुम्हें समझाते समझाते थक गई हूँ। पता नहीं क्या अच्छा लगता है ये काम तुम्हें। लकड़ियाँ बेचकर 1 या 2 मुद्राएं मिलती हैं, उससे कुछ हो नहीं पाता है, लेकिन तुम हो जो और कुछ काम नहीं कर रहे हो। नहीं आता मुझे कुछ और काम, मैं तुम्हें कितना समझाऊं, मुझे यही काम अच्छा लगता है। तो कम से कम पिताजी का कारोबार ही देख लो, इतना बड़ा व्यापार है, हाथ बटा लो उनका। तुम्हारे पास तो इतना अच्छा मौका है, पता नहीं क्यों नहीं करते हो तुम। क्या रखा है उन लकड़ियों में? मेरी मानो तो कर, पिताजी बोल भी रहे थे। मीरा, मैंने कहा ना, जो काम जानता हूँ वही करूंगा। उस व्यापार का मुझे ज्ञान नहीं है और बिना ज्ञान के हाथ डालना ठीक नहीं होता। तो जाओ फिर जाकर लकड़ियां ही काटो, तुमसे कुछ होने वाला नहीं है। बस यही करते रहो, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। बस जाओ तुम। माधव कुछ नहीं बोला, चुपचाप चला गया और यही सिलसिला हर रोज का हो गया। सुबह माधव उठता, कुल्हाड़ी उठाता और जंगल चला जाता, लकड़ियां काटता, बाजार में बेचता, जो 2-4 मुद्राएं मिलती उनसे घर का गुजारा चलाता और शाम को थका हारा लौट आता। मीरा की शिकायतें थीं, ताने थीं, पर माधव ने कभी जवाब नहीं दिया। दिन बीतते गए, घर की जरूरतें बढ़ती रहीं और माधव की कमाई उतनी ही रही। कभी अनाज कम पड़ जाता, कभी कपड़े फटे रहते। मीरा इन सब चीजों की आदी नहीं थी और धीरे धीरे उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। एक शाम माधव घर लौटा तो मीरा दरवाजे पर ही खड़ी थी, चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। सुनते हो, आज बाजार से थोड़ा तेल लाना था, बस इतनी सी बात, वो भी नहीं हो पाई। तुम्हें तो हर बात को बस बार बार बोलना पड़ता है। आज लकड़ियां कम बिकी हैं, कल ले आऊंगा। मुझे पता था, लेकिन मैं क्या करता। कल पक्का ले आऊंगा मैं। कल कल कल, हर बात में कल। इस घर में कुछ भी ढंग से नहीं होता। मैं तो परेशान हो गई हूँ इस घर से। टूटा फूटा घर, इतनी गरीबी। मैं कहाँ राजकुमारी की तरह रहती थी अपने घर में, मुझे तो नौकरानी बनाकर रखा हुआ है। देवकी पास में बैठी थी। उन्होंने कहा, बहू ऐसा नहीं बोलते, धीरज रखो। वो बोल रहा है ना कि कल लेकर आ जाएगा। क्यों ना बोलूं माँ जी, कब तक चुप रहूं? मैं सेठ की बेटी हूँ, वहाँ क्या कमी थी मुझे? नौकर थे, हवेली थी, हर चीज थी, और यहाँ एक छोटी सी चीज के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है।
पता नहीं कैसे परिवार में आ गई हूं मैं, गरीबी में। बहू माधव मेहनत करता है, बेचारा वैसे ही टेंशन में रहता है, ढंग से खाना भी नहीं खाता है, सुबह जल्दी निकल जाता है काम पर। कौन सी मेहनत माँ जी, जंगल में जाओ, लकड़ियां काटो, बाजार में बेचो, यही मेहनत है। इससे घर नहीं चलता, इससे जिंदगी नहीं चलती, कुछ और भी करना होता है। कब तक इस गरीबी में सड़ूंगी मैं? मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे पिताजी के कारोबार में हाथ बटा लो, लेकिन नहीं, इन्हें तो सुना ही नहीं है। माधव चुपचाप सुन रहा था, कुछ नहीं बोला। मीरा और भड़क गई। और तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? देखो अपने आप को, एक लकड़हारे हो, लकड़हारे ही रहोगे। तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मीरा सुनो। मत बोलो मुझे, सच में तुमसे विवाह करके बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। पता नहीं क्या समझकर हाँ कर दी। ना ढंग का काम, ना ढंग का घर, ना ढंग की जिंदगी। पिताजी ने इतना बड़ा घर दिया था और मैं यहाँ एक पैसे को तरस रही हूँ। पड़ोसन के घर में देखो, उसके पास कितना कुछ है, और मेरे घर में फटे कपड़े, अधूरा खाना और रोज की तंगी। मीरा, मैं जो हूँ वो तुम्हें पहले से ही पता था। हाँ पता था, इसलिए तो गलती हुई। काश उस दिन हाँ न कहा होता। कमरे में सन्नाटा छा गया। माधव ने एक नजर मीरा को देखा, फिर चुपचाप बाहर चला गया। माधव से रहा नहीं गया। मीरा की बातें कानों में गूंज रही थी। बिना कुछ बोले घर से निकल गया और सीधे जंगल की तरफ चल दिया। क्या करूं मैं आखिर? दिन रात मेहनत करता हूं, हाथ में छाले पड़ जाते हैं, और सुनने को क्या मिलता है? यही कि जिंदगी बर्बाद कर दी, नरक बना दिया। न राधा मिली, न चैन मिला। माँ के लिए सब किया, और बदले में मुझे क्या मिला? रोज के ताने। जंगल में पहुंचकर उसने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ पर वार करने लगा। गुस्से में एक के बाद एक, जैसे लकड़ियां नहीं काट रहा, अपनी तकलीफ काट रहा हो। तभी पीछे से आवाज आई। अरे माधव, क्या हो गया भाई? इतने गुस्से में क्यों काट रहा है? कोई दिक्कत है क्या घर में या कुछ और? क्या करूं भाई, अपनी पत्नी की आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाता। रोज घर में यही सुनना पड़ता है कि ये नहीं लाए, वो नहीं लाए। क्या करूं, तुझे तो पता ही है, इसमें बहुत कम कमाई है। बस 2 वक्त का खाना खा सकते हैं। लेकिन वो सेठ की बेटी है ना, अब क्या कर सकता हूं? मैं उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहा। यार, तूने विवाह भी तो एक व्यापारी की बेटी से किया है, उसकी जरूरतें कैसे पूरी कर पाएगा इस कमाई में? यही तो समस्या है राघव। अब मैं दूसरा काम भी नहीं कर सकता, मुझे यही काम सही रखता है। अच्छा सुन, आराम से काट पहले। गुस्से में कुल्हाड़ी चलाएगा तो कहीं पैर पर पड़ेगी, और वैसे भी गुस्सा हो जाने से कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। धीरे धीरे सब ठीक होगा, चिंता मत कर। यही सोचकर तो कई दिनों से काट रहा हूं भाई कि सब ठीक होगा, पर पता नहीं क्यों और बिगड़ता जाता है। धीरे धीरे पत्नी की भी ख्वाहिशें बढ़ती जा रही हैं। राघव चुप हो गया। पहले राधा से विवाह करने की सोचता था, कुछ ना हो पाया। फिर माँ की तबीयत की वजह से मीरा से विवाह करना पड़ा। माँ ठीक हो गई, यही बहुत है। पर राघव, मुझे हमेशा ताना ही सहना पड़ता है। ना जाने मेरे नसीब में चैन है भी या नहीं। राघव ने कोई बड़ी बात नहीं कही, बस सहानुभूति देते हुए बोला, चल, बहुत हो गई बातें। लकड़ियां काट, और वैसे भी आज बाजार में अच्छे दाम मिलेंगे। चल चलते हैं यहाँ से। हाँ भाई, चलते हैं, कुछ सामान तो आ ही जाएगा। कम से कम 2 पल की शांति तो होगी, वरना कहाँ मेरी जिंदगी में शांति है। कभी ये, कभी वो। कभी कभी तो मन नहीं करता जीने का, लेकिन क्या करूं, कैसे ना कैसे जिंदगी तो बितानी पड़ेगी। दोनों काम में लग गए, बातें बंद हो गई, बस कुल्हाड़ी चलती रही। लकड़ियां काटकर बाजार की ओर चल दिए। उस दिन बाजार में लकड़ियां अच्छे दाम पर बिकी। माधव के चेहरे पर कई दिनों बाद एक हल्की सी मुस्कान आई। मुट्ठी में मुद्राएं थीं और मन में थोड़ी राहत। खुशी मन से घर की तरफ। उस दिन राधा तालाब से पानी भरकर घर लौट रही थी, सिर पर घड़ा, मन में ना जाने क्या क्या। माधव की याद आती थी, पर क्या करती, जो हो गया सो हो गया। तभी रास्ते में बलवीर सामने आ गया। राधा सुनो, रुक जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। हट जाओ रास्ते से बलवीर, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मैंने कितनी बार समझाया है तुम्हें कि मेरा पीछा मत किया करो, फिर क्यों करते हो मेरा पीछा रोज रोज? तुम्हें एक बात समझ नहीं आती है क्या? बस एक बात कहनी थी, थोड़ा सुन लिया करो, मुझसे भी बात कर लिया करो। माधव से तो बहुत बात करती थी तू, मुझसे क्यों नहीं करती है? कितने दिनों से पीछे पीछे आ रहा हूँ। कोई बात नहीं सुननी मुझे,
मुझे जब नहीं करनी है तुमसे बात तो तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है? हाँ, मैं माधव से प्रेम करती थी, लेकिन तुझसे कभी नहीं करूंगी। हाँ, फारा कहीं का, चला जा यहाँ से, मुझे जाने दो बस। सुनो राधा, जिसे तुम चाहती थी उसने तो तुम्हें छोड़कर किसी और से विवाह कर लिया। अब वो मीरा का पति है, तुम्हारे लिए उसके पास कुछ नहीं है, तो क्यों उसकी याद में अपनी जिंदगी बर्बाद करती हो? मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, बस मेरी बात मान लो। राधा ने एक पल भी नहीं सोचा, वो तुरंत बोली, बलवीर, ना आज, ना कल, ना कभी, मेरा जवाब हमेशा ना रहेगा। रास्ते से हट जाओ, मैं तुझ जैसे से कभी शादी नहीं करूंगी, मुझे परेशान करना बंद करो। बलवीर का चेहरा बदल गया, मुस्कान गायब हो गई। ठीक है राधा, पर याद रखना, इस ना का अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुम दोनों को कहीं का नहीं छोड़ूंगा मैं। तुझे मैं इतने दिनों से समझा रहा हूं, लेकिन तू समझने का नाम नहीं ले रही है ना। अब तू देख मैं क्या करता हूं। रोएगी तू कि मैंने मना क्यों किया, बस देख तू। राधा घबरा गई, घड़ा हाथ में कांपने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, बलवीर। बलवीर ने पलटकर देखा, माधव सामने खड़ा था। आंखों में गुस्सा था, पर आवाज बिल्कुल शांत थी। बलवीर, एक लड़की को धमकी देते हुए तुझे शर्म नहीं आती? दूर हट जाओ उससे, वरना अच्छा नहीं होगा। क्यों परेशान कर रहे हो तुम? जब वो मना कर रही है तो क्यों कर रहे हो परेशान? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक अकेली लड़की को रोक कर उसे परेशान कर रहे हो। अरे वाह माधव, तू मुझे धमकी देगा? मुझे भूल मत, जब कोई तेरी मदद करने को तैयार नहीं था तब मैंने ही तेरा हाथ थामा था। तेरी माँ उस वक्त मर रही थी, मैंने ही उसे बचाया था, और तू मुझे ही बोल रहा है? तेरी तो शादी हो गई है ना, जा तू घर पर। यहाँ क्या कर रहा है तू? मैं इंसानियत के नाते बोल रहा हूं, मत कर परेशान उसे। वैसे भी तू उस मदद का एहसान ऐसे जता रहा है, लानत है तुझ पर। कैसा इंसान है तू? एहसान नहीं, सच बता रहा हूं। और सुन ध्यान से, वो सब मेरी चाल थी। एक एक कदम सोच समझ कर चला था मैंने। सेठ करोड़ीमल से मिलकर सब तय किया था। और मीरा को पता नहीं तुझ में ऐसा क्या दिख गया था कि उसे तुझसे शादी करनी थी। उसने अपने बाप से जिद की थी, वरना कहां वो और कहां तू गरीब। वैसे भी सही हुआ था, मेरा रास्ता साफ हो गया था। मैं यही चाहता था कि मीरा से तेरा विवाह हो जाए और राधा का रास्ता मेरे लिए खुल जाए। और तू समझ रहा था कि मैं तेरा दोस्त हूं और तेरी मदद कर रहा हूं। तुझसे तो मैं नफरत करता हूं। तू कांटा था राधा और मेरे बीच का। माधव जैसे पत्थर हो गया। एक पल के लिए कुछ सूझा नहीं, फिर धीरे धीरे सब समझ आया। बलबीर का अचानक मदद के लिए आना, सेठ करोड़ीमल का प्रस्ताव, सब कुछ इतना आसान लगना, ये सब एक जाल था और वो उसमें फंस गया था। तूने मेरी माँ की बीमारी को भी अपनी चाल में इस्तेमाल किया। तू इंसान है, तू एक हैवान है। हैवान? कैसा इंसान है तू, इतना नीच? जो भी हूं, काम तो तेरा कर दिया ना। अब तू अपनी मीरा के पास जा यहां से, और राधा से दूर चला जा। राधा को तो मैं अपना बना लूंगा। तू बस जा यहां से, यहां अपनी टांग मत अड़ा। बलवीर ने पलटकर राधा की तरफ देखा और बोला, बताओ राधा, अब भी सोचती हो तो बताओ, मुझसे विवाह करोगी या नहीं? मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, क्या से क्या नहीं किया? नहीं, कभी नहीं बलबीर। चाहे कुछ भी हो जाए, तुझसे विवाह करना तो दूर, तेरी परछाई भी नहीं चाहिए मुझे। चला जा यहाँ से। अच्छा, बहुत हिम्मत है तुझमें। तू ज्यादा अपने आप को बन रही है ना। इतना समझा रहा हूं, तेरी समझ में नहीं आ रहा है ना। कुछ ज्यादा ही हिम्मत दिखा रही है ना तू। हाँ है। और सुन बलबीर, एक कदम और बढ़ाया तो महाराज के दरबार में ले जाऊंगी तुझे, तारागार में बंद करवा दूंगी, समझा? इतना मुझे परेशान कर रहा है ना, मैं तुझे इतना मना कर रही हूँ, लेकिन तेरे भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे नहीं करनी है शादी, तुझसे समझ नहीं आ रहा है क्या? बलवीर रुक गया। राधा की आंखों में डर नहीं था और यही बात उसे सबसे ज्यादा चुभी। फिर बिना कुछ बोले वहां से चला गया। माधव वहीं खड़ा रहा। मन में गुस्सा था, दर्द था और एक सच था जो अभी अभी सामने आया था। बलवीर वहां से सीधे मीरा के पास गया, सारी बात बता दी, राधा, माधव, सब कुछ। मीरा का चेहरा सुनते सुनते बदलता गया और जब बलवीर खत्म हुआ फिर दोनों साथ चल दिए।
राधा अभी वहीं खड़ी थी। मीरा को देखते ही समझ गई कि बलवीर ने क्या किया। राधा, तू मेरी सहेली है या दुश्मन? तूने मेरे साथ विश्वासघात किया, मेरे पति को यहाँ फंसा रही है। तुझे अच्छे से पता है माधव से मेरी शादी हो गई है, फिर भी बात कर रही है उसे तू। नहीं मीरा, तुम गलत समझ रही हो। वो मेरी मदद कर रहे थे बस, और कुछ बात नहीं है। क्या गलत समझ रही हूं मैं? उस दिन जब मैंने तुझे बताया था कि माधव से मेरा विवाह तय हो रहा है, उस दिन भी तेरे चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। मैंने देखा था पर उस वक्त कुछ नहीं बोली। तू मुझसे जलती है और कुछ नहीं। तेरी शादी नहीं हो पाई ना माधव से, इसलिए। मीरा सुनो तो सही। नहीं सुनना मुझे कुछ भी तेरी बात। फिर पलटकर माधव की तरफ देखा। और माधव, तुमसे विवाह करके मैंने सच में बहुत बड़ी गलती की। ना तुम मुझसे ढंग से प्रेम कर पाए, ना मेरी जरूरत ही पूरी कर पाए। मुझे लगा था कि विवाह के बाद किस्मत बदलेगी, पर तुम लकड़हारे के लकड़हारे ही रहे। मेरी बात ही नहीं मानी तुमने। मीरा, क्या मैंने कभी तुम्हारे साथ कोई बेईमानी की है? बताओ। मैंने हर बात मानी है तुम्हारी। और तो और इतनी मेहनत करता था, ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां काटता था कि थोड़े ज्यादा मुद्राएं मिल जाएं, तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। ना तो मैंने कभी राधा से बात की तुम्हारे लिए, लेकिन तुम समझी नहीं। तुम्हारे लिए मैंने इतना कुछ किया। मानती हूँ तुमने मेरा ख्याल रखा, देखभाल की, पर माधव, ख्याल रखने से घर नहीं चलता। उसके लिए धन चाहिए, और वो तुम्हारे पास कभी नहीं होगा। मैं एक सेठ की बेटी हूँ, और हमारे यहाँ कितने नौकर चाकर थे तुम्हें पता नहीं है क्या? मेरे कितने शौक थे, लेकिन तुम्हारे घर पर आकर मैं सही से रह भी नहीं पाती हूँ। और तो और नौकर की तरह रहना पड़ता है, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। तुम्हारी माँ तो बीमार सी ही रहती हैं, मैं ही करूँ सारा काम बस। वो तो आराम से पड़ी रहती हैं। मीरा, ऐसे मत बोलो। बस आज के बाद हमारा रिश्ता खत्म। तुम्हारे घर में रहने से तो अच्छा था अपने पिता के घर ही रहती, कम से कम चैन तो था। मुझे ही शौक पड़ा था तुमसे शादी करने का। उसी वक्त पीछे से देवकी आ गई। सब सुन चुकी थी। बहू रुको, गुस्से में लिया फैसला हमेशा दुखदाई होता है। आज जो मन में आ रहा है वो कल पछतावा बन जाता है। ऐसे मत बोलो बहू, समझो मेरी बात को। अगर तुम ऐसे ही बोलती रही तो बाद में बहुत पछताओगी। देवकी ने बहू को रोकने की कोशिश की। माँ, इसे बोलने दीजिए, देखता हूँ क्या बोलती है। सुन लो, आज के बाद मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगी। जा, इसी राधा से विवाह कर लेना। यही चाहते थे ना तुम? और रही बात, मुझे पता था कि तुम राधा से प्रेम करते हो, फिर भी मैंने तुमसे विवाह किया। सोचा था शायद सब ठीक हो जाएगा, पर तुम अपनी गरीबी से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हो। बस लकड़ियां काटो और जीते रहो, यही है तुम्हारी जिंदगी। और एक बात, मेरे पिताजी ने तुमसे विवाह करने से मना किया था। उन्होंने नहीं चाहा था ये रिश्ता। जितनी भी योजनाएं थी वो मेरे पिताजी की नहीं थी, वो सब मेरी थी। मैंने खुद रचा था ये सब। मैंने अपने पिता को बोला था कि मुझे तुमसे शादी करनी है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी भूल थी ये। सन्नाटा छा गया। देवकी की आंखें भर आई। राधा ने नजरें झुका ली। मीरा ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वहां से चली गई। देवकी ने बहुत समझाया, पर मीरा के कदम नहीं रुके। बलबीर भी चुपचाप वहां से खिसक गया और माधव वहीं खड़ा रहा। मीरा के जाने के कुछ समय बाद माधव ने राधा से विवाह कर लिया। कोई धूमधाम नहीं थी, बस एक छोटा सा घर, एक सच्चा प्रेम और देवकी का आशीर्वाद। धीरे धीरे माधव सोचा, बस लकड़ियां बेचने से आगे क्यों न जाए। उसने छोटा सा लकड़ी का व्यापार शुरू किया। राघव ने साथ दिया, राधा ने हिम्मत दी और वक्त के साथ वो व्यापार बढ़ता गया। घर में पहले जो तंगी थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। उधर से करोड़ीमल का हाल बिल्कुल उल्टा था। एक के बाद एक व्यापार डूबता गया, तो बचा था बस एक घर। तभी एक दिन बलबीर आया। सेठ जी, आपका हाल देखकर दिल दुखता है। आप चाहें तो मैं आपका सारा व्यापार फिर से खड़ा कर सकता हूं। बस एक छोटी सी बात है,
वो पूरी कर दो, फिर देखना कैसे चलने लग जाएगा तुम्हारा कारोबार। क्या बात है बलवीर, बताओ। मैं तो बहुत परेशान हूं, काम पूरा ठप पड़ गया है। तुम ही बताओ क्या है बात। ये घर मेरे नाम कर दीजिए और मैं इसकी अच्छे दाम पर नीलामी करके आपको ढेर सारा धन दूंगा, जिससे आपका व्यापार वापस खड़ा हो जाएगा। देख लो सेठ जी, मेरे से ज्यादा कोई दिमाग वाला नहीं है, बस ये घर मेरे नाम कर दो, फिर देखो कैसे चलवा देता हूँ कारोबार। सेठ करोड़ीमल ने एक पल सोचा भी नहीं। डूबते को तिनके का सहारा था। उन्होंने उसी वक्त घर बलवीर के नाम कर दिया। कागज पर दस्तखत होते ही बलवीर का चेहरा बदल गया। अब यहाँ से निकल जाइए सेठ जी, ये मेरा घर है और अगर खुद नहीं गए तो धक्के मार के निकाल दूंगा आपको। अब ये मेरा घर हो गया। कितने बेवकूफ हो सेठ जी आप, मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम कर दोगे सिग्नेचर। वाह, अब तो मजा ही आ गया, इतना बड़ा घर अब मेरा हुआ। धन्यवाद सेठ जी तुम्हारा। अब आप यहाँ से निकल जाइए जल्दी से। क्या बलवीर, ये क्या कह रहे हो तुम? व्यापार का क्या हुआ? तुम तो बोल रहे थे कि व्यापार चलवा दोगे, क्या हुआ उसका? कौन सा व्यापार सेठ जी, मैंने कोई व्यापार नहीं बचाना था। घर चाहिए था आपका, वो भी मुझे मिल गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब तो वैसे भी तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं जो और कुछ ले सकूं। मेरे लिए ये घर ही काफी है। वाह बलवीर, कितना दिमाग है तुम में, मजा ही आ गया। कैसे बहलाया सेठ जी को। चलो सेठ जी, तुम क्या सुन रहे हो यहाँ खड़े खड़े? अब निकलो यहाँ से जल्दी से मेरे घर से। सेठ करोड़ीमल के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस इंसान पर भरोसा किया उसी ने पीठ में छुरा घोंपा। अब ना हवेली थी, ना व्यापार था, ना कोई सहारा। सब कुछ एक पल में खत्म हो गया था। और आज वही माधव धनवान था, खुश था, और मीरा बेघर थी। उसको बहुत पछतावा हुआ। मैंने क्या कर दिया? जिसने कभी मुझसे बेईमानी नहीं की, जिसने हमेशा मेरा ख्याल रखा, उसे मैंने क्या क्या नहीं कहा। और आज काश मैंने उस दिन इतनी जल्दीबाजी नहीं की होती। काश एक बार देवकी माँ की बात मान ली होती तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। माँ के बारे में इतना भला बुरा बोला और माधव को भी इतना भला बुरा सुनाया। अब मैं क्या करूं? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? कभी वो मेरे ऊपर चिल्लाई नहीं, बस मैं ही बोलती रही उन्हें। और अपनी सहेली को भी कितना सुनाया, कितनी अच्छी दोस्त थी मेरी। आंसू रुके नहीं। मीरा ने मुंह पर हाथ रख लिया और उसके पास कुछ रह गया तो वो केवल पछतावा। जब माधव को सारी बात पता चली तो वो सीधी सेठ करोड़ीमल के पास गया। सेठ जी, भले ही आपने मेरे साथ षड्यंत्र किया, पर आपने उस वक्त मेरी माँ की जान भी बचाई थी, तो ये मेरा फर्ज है कि मैं भी आपकी मदद करूं। सेठ करोड़ीमल की आंखें भर आईं। माधव ने महाराज के दरबार में बलवीर की सारी करतूतें उजागर कर दी। महाराज ने सब सुना और बलवीर को कारागार भेज दिया। सेठ करोड़ीमल का घर उन्हें वापस मिल गए। उस दिन माधव ने बुराई का बदला भलाई से दिया। माधव और उसकी पत्नी राधा और माधव की माँ खुशी खुशी रहने लगे। मीरा अकेली रह गई। उसके घमंड और लालच ने उसे अकेला कर दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।